नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नज़र डालते हुए पेगासस की जांच को लेकर कांग्रेस आक्रामक, संसद ठप, शाह के घर पर प्रदर्शन। असम मिजोरम टकराव में 6 पुलिसकर्मियों की मौत, शाह की भूमिका पर सवाल। सोनिया, पवार, केजरीवाल से मिलेंगी ममता, विपक्ष को एकजुट करने का अभियान। शिवराज और उमा भारती के दौरे से महाकालेश्वर मंदिर में भगदड़, कई घायल। राहुल के ट्रैक्टर को पुलिस ने किया जब्त, कांग्रेस नेताओं पर दर्ज किए मामले। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। पेगासस जासूसी कांड की जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। पुलिस को कांग्रेस कार्यकर्ताओं को काबू में करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। कांग्रेस नेता अनिल कुमार ने कहा कि बीजेपी को किस बात का डर है जो वो राहुल गांधी और देश के अन्य लोगों की जासूसी करने पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि आखिर उन पर पुलिस बल का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। पुलिस कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को बसों में भरकर मंदिर मार्ग थाने पर ले गई। बता दें कि पेगासस जासूसी के मामले को लेकर कांग्रेस सड़क से संसद तक मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। संसद के दोनों सदनों में भी वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है और विपक्षी दलों को भी लामबंद कर रही है। पिछले एक हफ्ते से संसद को उसने ठप कर रखा है। इससे पहले पेगासस जासूसी मामले में 22 जुलाई को देश के कई राज्यों में कांग्रेस इकाइयों ने राजभवन की ओर कूच किया था। इस दौरान पुलिस से उसकी झड़पें भी हुई थी और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया था। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के सांसदों से कहा है कि वे कांग्रेस पार्टी को बेनकाब करें क्योंकि वो संसद नहीं चलने दे रही है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो पेगासस मामला इतना बड़ा मामला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है और उसने इतने सारे सवाल इस सरकार के कामकाज को लेकर खड़े कर दिए हैं कि उसकी जाँच होनी निहायत ज़रूरी है। लेकिन ये सरकार जाँच के लिए तैयार नहीं है। उसके पता है कि अगर जांच हुई तो बहुत सारे उसके काले चिट्ठे खुल सकते हैं, वो फंस सकती है, उसको जवाब देना मुश्किल पड़ सकता है। इसलिए वो पेगासस की जांच नहीं करवा रही है और विपक्षी दल ये समझ रहे हैं, कांग्रेस इस बात को समझ रही है कि बीजेपी और मोदी सरकार फंस गई है और इस मामले को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इसलिए वो पूरी ताकत लगाकर उस पर टूट पड़े हैं और इसीलिए संसद में पिछले एक हफ्ते से बिल्कुल भी कामकाज नहीं हो रहा है। पेगासस की कांड की जांच की मांग हर बार सांसद करते हैं, हंगामा होता है और दिन भर के लिए कार्रवाई स्थगित हो जाती है। तो ये सिलसिला पिछले एक हफ्ते से बना हुआ है। उधर कांग्रेस सड़कों पर भी उतरी है, उसने देश भर में प्रदर्शन किए हैं और अमित शाह के घर पर भी प्रदर्शन किए हैं क्योंकि अंततः तो इस पूरे कांड के लिए जो जवाबदेही बनती है वो गृह मंत्रालय की बनती है, वो गृह मंत्री अमित शाह की बनती है। क्योंकि जो कुछ भी जासूसी के काम हुए हैं, अगर पेगासस आया है और इतने सारे देश भर के लोगों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, नेताओं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और तमाम संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े लोग, ब्यूरोक्रेसी, कैबिनेट मंत्रियों के जो जासूसी हुई है वो गृह मंत्रालय की निगरानी में ही हुई होगी, अन्यथा इसका कोई और रास्ता नहीं दिखता है। इसलिए गृह मंत्री के घर पर भी प्रदर्शन किया गया है और ये बार बार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार गृह मंत्री इसका स्पष्ट जवाब क्यों नहीं देते हैं कि पेगासस उनकी सरकार ने खरीदा है या नहीं खरीदा है, और अगर खरीदा है तो किस कीमत पर, और अगर उसका उपयोग उसने इतने बड़े पैमाने पर जासूसी के लिए किया है तो क्या उसने इसके लिए कोई मंजूरी ली है, ये निजता में दखल देने का काम उसने क्यों किया। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, आने वाले दिनों में उठेंगे और बीजेपी को जवाब देने पड़ सकते हैं। अगली खबर लेते हैं। असम मिजोरम सीमा पर झड़प और उसमें असम पुलिस के 6 लोगों की मौत से हंगामा हो गया है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों में भी ट्विटर वार छिड़ गया है। भीड़ ने इन दोनों राज्यों की सीमाओं पर खड़ी सरकारी गाड़ियों को भी निशाना बनाया है। असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों ने ये जानकारी ट्वीट की है और इसके साथ गृह मंत्री अमित शाह को टैग भी किया है। अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों
से फ़ोन पर बात की है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने केंद्रीय गृह मंत्री से इस मामले पर ध्यान देने की अपील की है। साथ ही कहा है कि कछार से मिजोरम की ओर लौटते हुए निर्दोष लोगों को स्थानीय बदमाशों व गुंडों ने निशाना बनाया है। आप इस तरह की हिंसक गतिविधियों को जायज़ कैसे ठहरा सकते हैं? इसके बाद हिमंत बिश्व शर्मा भी पलटवार पर उतर आए। शर्मा ने ट्वीट करके कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जोरमथंगा जी, कोलासिब के एसपी ने कहा कि जब तक हम अपनी पोस्ट खाली नहीं करते उनके नागरिक नहीं सुनेंगे और हिंसा नहीं रोकेंगे। उन्होंने इसके आगे कहा कि इस तरह की स्थितियों में हम सरकार कैसे चला सकते हैं, उम्मीद है आप इस पर ध्यान देंगे। तो ये बहुत ही दुखद अध्याय है कि दो राज्य इस तरह से आपस में गुत्थम गुत्था हैं जैसे वो एक देश के दो राज्य ना होकर दो स्वतंत्र देश हों और अपनी सीमाओं के लिए लड़ रहे हों और खून खराबे पर उतारू हो गए हैं। दोनों राज्य आपस में, दोनों राज्यों के नेता आपस में बात करने के बजाय ट्विटर पर एक दूसरे को संबोधित कर रहे हैं, जिससे जन भावनाएं और भड़कने का खतरा पैदा हो रहा है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री इसको देख रहे हैं, वो हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, या हस्तक्षेप कर रहे हैं तो वो अप्रभावी है। उन्होंने फ़ोन पर बात की है, ये नाकाफ़ी है। इस मामले में उन्हें एक दल तुरंत भेजना चाहिए, जांच दल भेजना चाहिए और कार्रवाई दल भेजना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो सेना की भी मदद लेनी चाहिए और जो तनाव बना हुआ है सीमाओं पर और जो हिंसा की आशंकाएं बनी हुई हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। लेकिन अमित शाह ऐसे मामलों में अक्सर फिसड्डी साबित हुए हैं। वो हिंसा को रोक पाने में, जब दिल्ली में जब हिंसा शुरू हुई थी दंगों में, तब उसे नहीं रोक पाए थे, तो दूर दराज के इलाकों में और जो पूर्वोत्तर का मामला है बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। ये मिज़ोरम और असम की सीमा का विवाद बहुत पुराना है, जब से मिज़ोरम बना है तब से ये विवाद चला आ रहा है और उसको हल नहीं किया गया है। 7 साल से ये सरकार भी है और ये सरकार ने भी उस दिशा में कोई ठोस काम नहीं किया है। आपको मैं बता दूं कि असम का सीमा विवाद नागालैंड से भी है, मेघालय से भी है, अरुणाचल प्रदेश से भी है। तो ये तमाम राज्यों से जो सीमाओं को लेकर विवाद हैं वो अक्सर गरमाते रहते हैं, हिंसा भी होती है और कई बार पुलिस फायरिंग की भी नौबत आई है और लोग मरे हैं। लेकिन इस पूरे मामले के समाधान के लिए जो कोशिश होनी चाहिए वो नहीं हुई है, ये एक बात है। लेकिन इन राज्यों के जो नेतृत्व हैं उनको जिस समझदारी, गंभीरता और संवेदनशीलता से पेश आना चाहिए, खास तौर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जो वहाँ के सबसे बड़े राज्य के प्रमुख हैं, वो इस तरह से भड़काऊ हरकतें लगातार कर रहे हैं जिससे ये तनाव की स्थिति बन रही है। और अभी भी उनकी भाषा और उनका अंदाज ऐसा है जिससे शांति स्थापित होने की दिशा में रुकावटें आ रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री को चाहिए कि वो तुरंत हस्तक्षेप करके इस पर रोक लगाएं। अगली खबर लेते हैं। 5 दिन के दिल्ली दौरे पर राजधानी पहुंची ममता ने मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ से मुलाकात की और इसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिली। उन्होंने कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और अभिषेक मनु सिंघवी से भी मुलाकात की है। ममता की पार्टी टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्राउन ने इस मामले में, इस बारे में द हिंदू से कहा कि ममता का ये दौरा बेहद अहम है और भारत की राजनीति के लिए ये सप्ताह भी बहुत अहम है। ममता को हाल में टीएमसी संसदीय दल का प्रमुख भी चुना गया है। इससे साफ है कि ममता का फोकस अब बंगाल के साथ साथ दिल्ली पर भी रहेगा। ममता कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद शरद पवार, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल सहित कुछ और विपक्षी नेताओं से अगले 2-4 दिन में मिलेंगी। बता दें 21 जुलाई को शहीद दिवस के आयोजन के दिन बंगाल के बाहर भी जिस तरह ममता का भाषण दिखाया गया और सुनाया गया, उससे साफ है कि वो बंगाल के बाहर भी सियासी उड़ान भरने के लिए बेताब हैं। इसके साथ ही वो बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत फ्रंट बनाने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ना चाहती हैं। तो पश्चिम बंगाल में जो असाधारण अभूतपूर्व जीत हासिल की है ममता बनर्जी ने, उसके बाद से उनके हौसले बुलंद हैं, उनके इरादे बुलंद हो गए हैं और वो केंद्रीय सरकार यानी मोदी सरकार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रही हैं और लगातार उसमें कदम बढ़ा भी रही हैं। अभी उन्होंने पेगासस मामले के लिए एक जांच समिति की घोषणा भी कर दी है जो कि सीधे एक तरह से केंद्र सरकार पर हमला ही माना जाएगा। तो वो
केंद्र सरकार से टकराने से घबरा नहीं रही हैं और वो चाहती हैं कि विभिन्न पार्टियों को भी इसमें एकजुट कर लें, एक कॉमन फ्रंट बन जाए जिससे केंद्र सरकार से लड़ने में आसानी हो। तो एक तो ये जो तुरंत वाला एजेंडा है वो है, दूसरा एजेंडा जो 5 राज्यों के चुनाव होने हैं उनमें कैसे एक रणनीति बनाई जाए जिससे बीजेपी को परास्त किया जा सके, और तीसरा 2024 की रणनीति है कि इस तरह से विपक्षी दलों को एकजुट किया जाए, एक साझा कार्यक्रम बनाया जाए और उसके बाद एक साझा फ्रंट के जरिए, एक साझा दल के जरिए या एक गठबंधन के जरिए 2024 का चुनाव लड़ा जाए। तो ममता बनर्जी इस रोड मैप पर काम कर रही हैं। अब वो विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मिल रही, तो एक तरह से उन्होंने सूत्रधार की हैसियत भी अपना ली है, लेकिन जाहिर है कि उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी होंगी ही। वो अपनी पार्टी का भी प्रदेश से बाहर विस्तार करना चाहती हैं और अपना भी कद बढ़ा रही हैं। इस तरह से एक बड़ी भूमिका में अपने को लाकर निश्चित रूप से वो दूसरे जो उनके कद के नेता हैं उनको पीछे छोड़ रही हैं, क्योंकि वो एक बड़े काम को अंजाम देने जा रही हैं और वो है मोदी सरकार को किसी भी तरह से परास्त करने का एक अभियान, और उसमें सबको एक साथ लाने का जो एक भगीरथ प्रयास है वो उन्होंने अपने पास लिया है। वो इसमें कितनी कामयाब होती हैं नहीं होती हैं ये दूसरा प्रश्न है, लेकिन कोशिश वो अपनी तरफ से भरपूर कर रही हैं। इसके लिए उन्होंने प्रशांत किशोर को भी लगा रखा है, अपनी पार्टी के और नेताओं को भी लगा रखा है, और वो खुद भी चूँकि इतने सालों से वो राष्ट्रीय राजनीति में भी रही हैं तो उनके अपने संपर्क संबंध भी काम आ रहे हैं, और अब दिल्ली में जो 4-5 दिन उनको रहना है वो इसका इस्तेमाल इसी दिशा में करने जा रही हैं। अगली खबर लेते हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार की लापरवाही के कारण उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार को भगदड़ जैसे हालात बन गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे वीआईपी नेता के पहुंचने से भीड़ इकट्ठी हो गई और फिर भगदड़ मच गई। भगदड़ से कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। शिवराज के इस दौरे के समय कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार की सुबह शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती जैसे वीआईपी नेता अपने परिवारों के साथ दर्शन करने पहुंच गए थे। रिपोर्ट के अनुसार मंदिर के अधिकारियों ने कहा कि वीआईपी दर्शन की वजह से हालात एकदम से खराब हो गए। महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद इसे पिछले महीने फिर से खोला गया है, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जिन्हें कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लगी है या फिर जो 48 घंटे पहले जारी कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट के साथ आए। एक रिपोर्ट के अनुसार सुबह 6 बजे से शाम के 8 बजे तक मंदिर परिसर में 3500 श्रद्धालुओं के जाने की अनुमति दी जाती है। 2-2 घंटे के 7 स्लॉट में हर बार 500 श्रद्धालुओं के जाने की अनुमति होती है, लेकिन इस बीच सोमवार को मंदिर में भीड़ से हालात खराब हो गए थे। तो आप देखिए कि इस तरह के संगीन हालात हैं, गंभीर हालात हैं। पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर को चिंताएं हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री स्तर के नेता उमा भारती जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं, ऐसे नेता इस तरह की हरकत करते हैं जो कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती हैं, जिसकी वजह से और भगदड़ मचती है और लोग उसमें घायल होते हैं। तो इन्हें अपनी जिम्मेदारी का, अपनी अहमियत का एहसास नहीं है कि ये जो कर रहे हैं उसके क्या नतीजे निकल सकते हैं। ऐसे समय एक तो इस तरह के मंदिरों का खोला जाना ही अपने आप में एक आपत्तिजनक है, और फिर वहाँ पर इस तरह की भीड़ इकट्ठा होना और वीआईपी दौरों के दौरान इस तरह की चीज़ें हो जाना ये स्वाभाविक भी है। लेकिन ये जो तथाकथित वीआईपी हैं उन्हें समझना चाहिए कि इस तरह के मौक़ों पर क्या उन्हें जाना चाहिए, और बाकायदा घोषणा करके गाजे बाजों के साथ अगर जाएंगे तो जाहिर है कि भीड़ भी उमड़ेगी। तो बेहतर होता अगर उन्हें दर्शन करना इतना ज़रूरी लग रहा था तो अपना चुपचाप एक समय निर्धारित करके जाते और दर्शन करके आ जाते। लेकिन शायद इसका प्रचार करना भी ज़रूरी है, क्योंकि उनकी राजनीति का ये हिस्सा है कि अपने आप को धार्मिक बताना है, अपने आप को भक्त श्रद्धालु बताना है, ताकि हिंदू मतदाताओं को लुभाया जा सके, हिंदू मतदाताओं को अपने से और नज़दीकी से जोड़ा जा सके। तो ये एक राजनीतिक हथकंडा भी है, और इसका जो दुष्परिणाम है वो आम लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि अगर इस तरह की इवेंट से कोरोना और फैलता है तो ज़्यादा जाहिर है कि वो वीआईपी नहीं होंगे, वो आम लोग होंगे।
आज की अंतिम खबर लेते हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में राहुल गांधी के सोमवार को ट्रैक्टर से संसद जाने के मामले में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जिस ट्रैक्टर से राहुल संसद में पहुंचे थे उसे जब्त भी कर लिया गया है। राहुल कृषि कानूनों के खिलाफ सांकेतिक तौर पर ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे थे। इस प्रदर्शन के दौरान ही रणदीप सुरजेवाला सहित कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। अलका लांबा के घर भी पुलिस पहुंची थी। एनडीटीवी के सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि कांग्रेस ने उस प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं मांगी थी। रिपोर्ट के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम आईपीसी 188 और कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट है कि पुलिस बात की जांच कर रही है कि राहुल गांधी ने उस ट्रैक्टर को संसद में कैसे चलाया जिसमें नंबर प्लेट नहीं थी। अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी के बीच में ट्रैक्टर चलाने की अनुमति नहीं है और ये मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। इसके अलावा धारा 144 के तहत मानसून सत्र के दौरान संसद के पास बड़ी सभाओं की अनुमति भी नहीं है। तो अगर ये अनुमति मांगते राहुल गांधी तो वो दिल्ली पुलिस कतई नहीं देती। दिल्ली पुलिस किसी भी तरह के प्रदर्शन की इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं है। हर प्रदर्शन को, हर विरोध को, हर धरने को रोकने के लिए उसे केंद्रीय गृह मंत्रालय से, केंद्र सरकार से निर्देश मिले हुए हैं। इसलिए राहुल गांधी को इन नियमों को तोड़ना ही था। कोई भी पार्टी, कोई भी जो संघर्ष कर रहा है किसी निरंकुश सरकार के खिलाफ, जो किसी तरह से भी विपक्ष की आवाज़, जनता की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो वो कानून तोड़ने पड़ते हैं। और राहुल गांधी ने यही किया है। महात्मा गांधी ने भी जब नमक का कानून तोड़ा था तो उन्होंने भी कानून इसीलिए तोड़ा था कि वो अंग्रेज़ों से संघर्ष कर रहे थे और यहाँ भी कमोबेश हालात ऐसे ही हैं। तो ये एक प्रतीकात्मक था। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी किसानों से जोड़कर देख रहे थे, क्योंकि ट्रैक्टर किसानों से जुड़ा वाहन माना जाता है, उसका इस्तेमाल किया। उसका अपना एक इम्पैक्ट पड़ता है, विजुअल इम्पैक्ट पड़ता है और उसका यही फ़ायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन अब दबाव बनाने के लिए, कांग्रेसियों को परेशान करने के लिए पुलिस ने मामले दर्ज कर लिए हैं और ये उसका एक तरह से नियम बन गया है कि जब भी कोई प्रदर्शन करे तो उसके खिलाफ मामले दर्ज करो, उसको परेशान करो। आपको ये भी बता दें कि अलका लांबा को तो घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया गया, जो कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है किसानों का, उसमें जाने के लिए पुलिस वाले वहां जाकर बैठ गए। तो ये इस तरह से सरकार इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है विपक्ष को रोकने में। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और आप इस वीडियो को न केवल लाइक करेंगे बल्कि बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, वो देख सकें। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।